तो छात्रों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, अच्छी बात है। चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज की क्लास आपके स्टार्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले वाली क्लास हुई थी इतिहास की, जिसमें हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों को कुछ पता भी होगा कि जानकारी की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। उसी तरह आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में नहीं बांटा गया है, बल्कि आद्य ऐतिहासिक काल को सिंधु संस्कृति कही, सिंधु घाटी संस्कृति कहे, हड़प्पा संस्कृति कहे या कांस्ययुगीन संस्कृति कहे, तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें इसे पढ़ना है। अब बात है प्रागैतिहासिक काल की। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के पास हम जाते हैं तो पूरा पाषाण काल में क्या आती है? अब यहाँ पे है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या आएगा? पत्थर, पत्थर का काल रहेगा। ये तो पूरा पत्थर का काल है, ठीक ना। अब ये पूरा पाषाण काल में बताया गया है कि जब मनुष्य कुछ भी नहीं जानता था, ना तो ठीक से बोलना, ना पढ़ना, ना लिखना, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं थी। उनका जो जीवन था एक तरह से जानवरों की तरह था। जैसे जानवरों को जब भूख लगती थी, खाने की खोज में वे बाहर निकलता था, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की जरूरत पड़ती थी, और उसके लिए वो क्या खाएगा? आज के इतना तो विकसित थे नहीं, उनको कुछ आइडिया था नहीं, तो या तो पेड़ों पर जो फल फूल जो मिलेंगे और उसमें भी कौन सा फल उन्हें अच्छा लग रही है, कौन सा अच्छा नहीं लग रही है, वही खाएंगे, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन था, जो उनसे कमजोर और छोटे जानवर हैं उनका शिकार कर उनके मांस को खाते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी तो हो सकती है कि आज हम किसी का शिकार करने जा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है अगर मैं किसी को मारूंगा तो अगला आदमी भी हमें मारेगा। आज हम उसकी शिकार करेंगे तो अगर वो हमसे ताकतवर निकलेगा तो वो भी तो मेरा शिकार कर लेगा। तो उस समय का जो उन लोगों का जो जीवन था एक तरह से जोखिम भरा जीवन था। शिकार मिल गई, अच्छी बात है, कुछ दिन जीवन यापन कर लेंगे। शिकार हो गए तो हमारी जिंदगी वहीं तक थी। अगर उनका कोई परिवार रहा होगा और परिवार के भरण पोषण करने वाले वो व्यक्ति रहे होंगे, तो फिर उसके परिवार को दुख पहुंचता होगा। बच्चे कहते होंगे पापा गए हैं खाना लाने, खाना लेकर आएंगे, और भी जो फैमिली के लोग होंगे वो भी इंतजार कर रहे होंगे। लौटे तो सब खुश, ना लौटे समझ जाते थे कभी नहीं लौटेंगे, कारण तो पता है, ठीक है। तो उन लोगों का जो जीवन था उस समय एक आखेटक का था, एक शिकारी का था, प्लस खाना बदोश। खाना बदोश तो आप लोग जानते होंगे,
जहां भोजन मिल जाए वहीं पे रात बिता दी, वहीं पे रह लिए, वहां का भोजन समाप्त, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जहां खाना मिल गया वहीं पे रह लिए। तो इस तरह वे एक जगह कभी नहीं रहते थे। और जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में और बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मैंने पढ़ा रखी है इससे पहले वाले क्लास में। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होता है, हम क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते हैं। किस लिए? उपकरण बनाने के लिए। और कौन कौन से उपकरण हम बनाते हैं यहां पे? जैस्पर नहीं, जैस्पर नहीं आई थी, जैस्पर इसके बाद वाले समय में आएगी, चार्ट और जैस्पर। उस समय क्वार्टजाइट और स्फटिक आप कह सकते हैं, इन्हीं पत्थरों का प्रयोग होता था। और इससे ये चापर चापिंग, एक तरफ से फोड़ दिया चापर, दूसरे तरफ से भी फोड़ा चापिंग। और इसीलिए उस समय के काल को चापर चापिंग संस्कृति भी कहा गया है। और उस समय मद्रास के पास एक जगह का नाम है पल्लवरम, वहां से हैंड एक्स मिला है, हस्त कुठार, तो इसीलिए उसको हैंड एक्स संस्कृति भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको निम्न पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में इससे भी कुछ विकास हुए होंगे और उससे अच्छे भी औजार बने होंगे, कुछ नए औजार भी हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में तो इसका ब्यौरा मैंने पहले वाले क्लास में दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम थे यहाँ पे, पूरा पाषाण काल तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे क्या था कि जब ये पत्थरों से औजार बना रहे होंगे तो पत्थर के टकराने से, घर्षण से चिंगारी निकली होगी, आसपास सूखे पत्ते रहे होंगे, आग लग गई होगी। और जब एक उसमें से प्रकाश निकले, उससे इंसान को कुछ अनुभव हुआ, तो समझे, पता नहीं, पहले तो आश्चर्य लगा होगा, अरे ये क्या है, नहीं है, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई होगी आसपास। और वह आग फैलते गया और उसने क्या देखा कि आग के फैलने की वजह से जो जानवर दूर खड़े थे, चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, भागने लगे। पता नहीं जानवरों को क्या अनुभव हुआ, वही अनुभव हुआ होगा जो इन इंसानों को हुआ था, भागने लगे। तो इन्होंने समझा, क्या समझा कि इसके वजह से वो भागते हैं। तो इनके दिमाग में एक बात आ गई कि हम इन जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो क्योंकि जहां पर हम रहेंगे हम यहाँ पे जलाएंगे तो इन्होंने इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया, पूरा पाषाण काल में नहीं किया। यहाँ तो बस केवल टकराने से ऐसा हुआ, एक घटनाएं हुई, कोई बात नहीं, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी घटना हुई होगी, फिर तीसरी हुई होगी। लेकिन मध्यकाल तक आते आते ये थोड़ा थोड़ा एक आग का प्रयोग करना शुरू कर दिए। और क्या शुरू किए थे? ये पशु पालना शुरू किए थे, क्योंकि पहले ये था कि या तो शिकार करो या शिकार हो जाओ। तो इसको थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने उस पशु को पालतू बनाया जिससे इसे किसी तरह की कोई डर नहीं होती थी, कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं होता था। और इसी क्रम में मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया? कुत्ता। तो इसीलिए कहा जाता है मनुष्य ने सबसे प्रथम किस जानवर को पाला? कुत्ता को। और अब यहां पे इस काल तक आते आते मनुष्य ने क्या किया? शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया। और जब भूख लगती थी, समय विपरीत होता था, तो उन्हीं जानवरों को मार कर खाता था। फिर नवपाषाण काल तक आते आते यही मानव जो एक शिकारी थे
बहुत ज्यादा विकास कर चुके थे। समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार उस समय जो हालात थे उसके अनुरूप इनसे जो हुआ काफी विकास कर लिए नवपाषाण काल तक आते आते। तो सबसे बड़ा विकास इन्होंने क्या किया था? कृषि करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब भी हम पशु पालेंगे तो हमें खिलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा? खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। अब पशु क्या खाते होंगे? या तो हरे भरे पत्ते देखते होंगे खाते हुए, घास वगैरह या अनाज वगैरह, जो कुछ भी है। उस समय का क्या माहौल रहा होगा हम बता नहीं सकते और कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। तो इन्होंने नवपाषाण काल आते आते इन्होंने एक कृषि को प्रारंभ कर दिया था। जब कृषि को प्रारंभ कर दिया तो अब इनके पास पहले एक ही उपाय, इनके पास जैसे क्या कहता है ऑप्शन था, शिकार करो, या तो शिकार करो या खुद शिकार हो जाओ। मध्यपाषाण काल तक इनके पास दो ऑप्शन आ गए थे, शिकार करो और पशु पालो। तीसरा नवपाषाण काल तक एक और ऑप्शन इनमें जुट गई थी और वो था कृषि। जब खेती करेंगे तो ये थोड़े नहीं कि अनाज बो दिए और यहां से चल दिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? जब हम खेती करेंगे तो अनाज डालेंगे, उसकी जैसे देखभाल करेंगे, उसमें पानी समय से देंगे, उसके जरूरत के अनुसार सारा से, तभी तो वो अनाज देगा। और अनाज में नहीं कि आज बीज डालो कल अनाज मिल जाएगी, उसके प्रोसेस में भी टाइम लगती है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जिस टाइप का बीज उस टाइप का ही रहते थे। तो इस खेतीबाड़ी की वजह से, इस कृषि की वजह से उनका जो जीवन खाना बदोश था, घुमक्कड़ टाइप का जो जिंदगी था, वह अस्थायी होने लगा। और जब अस्थायी होने लगा तो वो कहां रहेंगे? स्वाभाविक है नदी किनारे, क्योंकि इंसान है, इंसान को तो खाना तो कहीं भी जाकर खा लेंगे, लेकिन पानी पीने के लिए तो हमें आना होगा किसी न किसी नदी के पास, किसी न किसी नदी के किनारे ही आना होगा। अतः इन लोगों ने अपनी बस्ती रहने का शुरुआत जो है नदी किनारे किया। ठीक है, और जिस नदी के किनारे किया उसी नदी के नाम से जैसे सभ्यताएं जुट जाती है। तो यहां तक हमने ये तीनों चीज देख लिया। बहुत सारी चीजों का आविष्कार हो गई थी, बर्तन वगैरह ये सब कुछ जैसे बनाना शुरू कर दिए थे, मिट्टी के चाक वगैरह सब कुछ कई इन्होंने नवपाषाण काल तक आते आते किया था। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अब हम थोड़ा इससे आगे आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु, सिंधु तो नाम पता होगा, ये नदी को बोलते हैं। अब ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ही यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि उस समय जब इंसानों ने रहना प्रारंभ किया होगा तो स्वाभाविक है पानी पीने के लिए तो हमें नदी की ही जरूरत होगी। तो इसीलिए वो लोग जब भी रहते थे तो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसते थे। ठीक है, और नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे बस गए उस नदी के नाम से उस सभ्यता जुड़ी। आप इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहें, सिंधु सभ्यता कहें, सैंधव सभ्यता कहें, हड़प्पा सभ्यता कहें, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता कहें। अब ये सभ्यता, सभ्यता कैसे हम समझेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का मतलब, सभ्यता का मतलब उस समय का लोगों का रहन सहन, वे लोग कहां तक पहुंचे थे, कितना विकास किए थे। ठीक है, तो कहा जाता है क्योंकि इस काल तक आते पहले प्रागैतिहासिक काल में लोगों को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था और ना ही उसका हमें कोई प्रूफ मिलता है, कोई प्रमाण मिलता है, बस अनुमानों के आधार पर है। लेकिन ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिलता है, लेकिन उसको किसी ने आके पढ़ नहीं पाया। तो इसीलिए क्या गलत, क्या सही, क्या वे लोग थे नहीं पता। हाँ, जो खुदाई से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है, काल निर्धारण किया कार्बन विधि से, और निर्धारण करने के बाद फिर उन्होंने देखा, अनुमान लगाया और पता चला कि उन लोगों की जो सभ्यताएं थी आज की सभ्यता से बहुत ज्यादा विकसित थी। आज जिस चीज का प्रयोग हम लोग करते थे ये लोग आज से हजारों साल पहले कर चुके थे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए अभी मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं आप लोगों के, हमारे आसपास के जो भी मकान वगैरह हैं, जो मोहल्ले टोले मोहल्ले हैं, अचानक से ऐसी कोई
बात हो जाए कि ये सारा का सारा ये पूरा नगर जमीन के नीचे दफन हो जाए और बहुत लगभग हजारों सालों के बाद किसी को कोई एक प्रूफ मिल जाए और जो हजारों सालों के बाद जो लोगों को प्रूफ मिलेगा और फिर उसके आधार पर वो वहां पे खुदाई करेंगे और खुदाई में क्या मिलेगा। अगर इस क्लासरूम की बात करेंगे तो उनको एक नरकंकाल मिलेगा, इसका मुआयना किया जाएगा, फिर वे लोग यही से क्या कहते हैं पहले इसका काल निर्धारण करेंगे कि इतना 1000 साल पहले का है, फिर ये मारकर उसको दिखेगी, फिर इसका वो करेंगे, फिर इसके अनुमानों के आधार पर ये देखेंगे खोलकर किस पोजीशन में है क्या है, तो ये अनुमानों के आधार पर कहेंगे कि पहले के लोग जो थे ना इससे लिखना शुरू किए थे, यानी लिखने के लिए इसका प्रयोग करते थे और इस व्हाइट बोर्ड को देखकर वे क्या अनुमान लगाएंगे, यही अगर इसमें जो कुछ लिखा हुआ है अगर रह गई उस समय तक तो या तो वो कहेंगे ये लोग लिखते भी थे, लिखना पढ़ना जानते भी थे, या नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या है, या मंत्र वगैरह है या कोई नक्शा वगैरह है, कह नहीं सकते, तो अनुमानों के आधार पर ही करेंगे। लेकिन फिर क्या देखेंगे, मेज देखेंगे, डेस्क देखेंगे, बेंच देखेंगे, कुर्सी देखेंगे, फैन देखेंगे और इस सब पर वे लोग अपना अपना अनुमान लगाएंगे, ठीक है। और अनुमान लगाने के बाद ये तो वे बताएंगे कि आज से इतना साल पहले, तो ठीक कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस समय भी कि अचानक से वो सभ्यता, वो जो नगर था वो सारा का सारा जमींदोज हो गया होगा और जब 1856 में या फिर 1921 में खुदाई हुई और उसमें से जो जो चीजें निकली फिर उसका काल निर्धारण करते हुए अनुमानों के आधार पर कड़ी से कड़ी हमारे इतिहासकार जोड़ते गए, ठीक है। तो इसी में हम सबसे पहले आप लोगों को शुरू कर रहे हैं आगे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता कहें, हड़प्पा सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई भारत में। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डालने का काम किया। तो चार्ल्स मैसन के पास ये खबर गई कि यहाँ कुछ ऐसे मिले हैं, तो उसने और लोगों को बताया। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा इस पर चर्चा की गई थी, ठीक है। फिर जब चर्चाएं फैलने लगी तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश थे उस समय 1853 ईस्वी में, और आपको पता है 1853 में क्या हुआ था, पहली बार भारत में रेलवे चली थी मुंबई और थाने के बीच में। तो शायद उसी दौरान जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही होगी तो उस दौरान खुदाई से कुछ न कुछ ऐसे चीजें मिले होंगे जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया होगा। तो 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा, जब उसको पता चली कि हड़प्पा में ऐसे ऐसी चीजें मिली है तो उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया। ये हड़प्पा आज कहां है, पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। तो हड़प्पा का सर्वे किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। फिर क्या हुआ, ठीक 3 साल के बाद 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था। जब रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था वहां पे, तो एक स्थान पर देखा गया कि एक विचित्र प्रकार की काफी कारीगरी की हुई ईंटें, काफी उन्नत किस्म के ईंटें वहां पे बहुत सारे पड़े हुए थे, उसके ढेर थे। और देखे कि वहां के जो आसपास के जो लोग हैं वो भी उस ईंटों का ही मकान बनाए हुए हैं। और रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जो मजदूर वगैरह जो था वह उस ईंटों को ही प्रयोग करने लगा। जब इनकी नजर उस पर पड़ी और कनिंघम को जब उस पे नजर पड़ी तो उन्होंने क्या किया, जब उनके कानों तक बात गई कि कुछ इस टाइप से ईंटें यहाँ पे निकली है और इस टाइप की ईंटों का प्रयोग यहाँ है किया गया है, तो फिर वे
1856 में ये दूसरी बार उसी क्षेत्र का सर्वे करने के लिए चले जाते हैं कि आखिर देखिए भाई क्या है, ठीक है। और जब उनको पूरा ये हो जाती है कि नहीं, एक बहुत ही पुरानी सभ्यता इसके नीचे दफन है, उसी की ये सबूत है, ये ईंट है, ये कुछ चीजें जो है जो बाहर है, पृथ्वी के ऊपर में है, तो उन्होंने ये बात को आगे बढ़ाई। और उस समय जो भारत का जो हेड था अंग्रेज ब्रिटिश, वो था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय जो इन्होंने क्या करी थी, इसके बारे में जैसे काम शुरू किया था। और सबसे पहले एक विभाग की स्थापना की गई थी, और उस विभाग का नाम क्या था, भारतीय पुरातत्व विभाग। और चूंकि इन्होंने कनिंघम के जैसे क्या कहते हैं जोर शोर के वजह से ही, कनिंघम के वजह से ही इस विभाग की स्थापना की गई थी, अतः भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कनिंघम को कहा गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो यहां तक तो हो गई, अब इस पे काम शुरू हो गई, ठीक है। अब यहां पे काम शुरू हो जाती है, तब फिर जॉन मार्शल जो आते हैं उस समय, उन्होंने 1921 में दयाराम साहनी को उस हड़प्पा नामक स्थान को खोदने के लिए, उत्खनन के लिए नियुक्त किया जाता है। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उस जगह की खुदाई करी जाती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, ठीक अगले साल बाद 1922 में वही सर जॉन मार्शल ने राखलदास बनर्जी को कहा कि तुम किसी दूसरे जगह की खुदाई करो, और उसको दिया गया वहां से दूर जैसे मोहनजोदड़ो का, क्योंकि अगर ये सभ्यता है तो आखिर कहां तक ये सभ्यता है, तो वहां से जैसे क्या कहते हैं दूसरे जगह पर वहां पे खुदाई कराई जा रही थी। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 को। और जब ये प्रूफ हो गई कि नहीं वाकई में यहाँ इसके अंदर जो बहुत प्राचीन सभ्यता है, तो फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी कि भारत में यहाँ इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता होगी। इस सभ्यता से पहले, बहुत पहले एक और सभ्यता थी, और उसी सभ्यता का नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। इसके बाद तो फिर जैसा क्या कहते हैं लोगों को खुदाई के लिए दिया गया, लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ गई और लोग जाते गए, और बहुत सारे जगहों जैसे भारत में मिले हैं, कुछ जगह पाकिस्तान में चली गई है, और एक दो जगह अफगानिस्तान में भी है। अब जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ। ये खोजकर्ता दयाराम साहनी को हड़प्पा दिया गया, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो दिया गया, रंगनाथ राव को लोथल दिया गया, बीपी लाल को क्या दिया गया, कालीबंगा। ऐसे करके बहुत एक लंबी लिस्ट है, और हम सबको आगे करके पढ़ते हैं, ठीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ तक तो देख लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कैसा था दिखने में, लंबा था, चौड़ा था, टेढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये त्रिकोणात्मक था, यानी एक त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो ये जो है स्टार्टिंग इसकी होती है मांडा, कहां पड़ता है, कश्मीर में, और किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में है, तो वहां से शुरू होती है, और महाराष्ट्र के दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे तक लगभग जैसे 14,000 किलोमीटर ये लंबी और चौड़ी। अब चले जाए एकदम यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो आज का आपका इलाहाबाद बनी हुई है, इलाहाबाद है, हिंडन नदी है थी वहां पे, और उस वहां से जो ये सभ्यता शुरू हुई थी 16,000 किलोमीटर ये सीधा चला गया है बलूचिस्तान अर्थात अफगानिस्तान के बॉर्डर तक का क्षेत्र है। तो ये कम है और इधर वाला ये ज्यादा है, और अगर इसकी आकृति आप देखेंगे तो एकदम त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता इसको कह सकते हैं। और ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यताएं हैं या सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। अब और ये कितनी दूर में फैली हुई है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसको लोग त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, सबसे मेन कारण था क्योंकि उस समय के लोग इतना ज्यादा विकसित थे कि कुछ धातु को मिलाकर एक नया धातु बना लेते थे। उस समय तांबा था, तांबा का प्रयोग वे ज्यादा करते थे, और तांबा के साथ साथ बाद में उन्होंने किसका प्रयोग आरंभ कर दिया था, टीन का, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ये दोनों को मिलाकर एक नई धातु बना ली और जिसका नाम दिया गया कांसा।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ते रहें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।